5 अक्टूबर 1965 ट्रिप पर गए ये तीन लड़के कुछ एडवेंचरस करने के लिए अपने क्रू से अलग हो जाते हैं और पास में ही मौजूद वाइल्ड कैट केव को एक्सप्लोर करने के लिए उसमें घुस जाते हैं। बिना किसी को बताए ये तीन दोस्त एक ऐसी मुसीबत में फंसने जा रहे थे जिसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था। कुछ दूर घुसने के बाद मॉरिस बेजोल्ट अपने दोस्तों से अलग हो जाता है और इस गलतफहमी में आगे बढ़ने लगता है कि उसे एक मिस्टीरियस चैम्बर मिलेगा जहां से वो टर्न होकर वापस आ पाएगा। इसी मिस्टीरियस चैम्बर की तलाश में वो केव के इतने नैरो पैसेज में घुस चुका था कि वो वहां से अब टर्न भी नहीं हो सकता था। इस वजह से मॉरिस उस मिस्टीरियस चैम्बर की तलाश में लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा था और एक पॉइंट तक वो इतने नैरो पैसेज में आ चुका था कि उसके लिए वहां से अब आगे जाना नियर टू इम्पॉसिबल हो गया था। पर मॉरिस के लिए वहां से वापस घूम पाना भी इम्पॉसिबल ही था। इस वजह से मॉरिस एक बार फिर उस इम्पॉसिबल से नैरो पैसेज में स्क्वीज करके घुसने लगता है बिना ये जाने कि वो पैसेज स्लिपरी है। वो जैसे ही अपना एक हाथ आगे करता है वैसे ही केव की दीवारों पर मौजूद दो पत्थर अपनी पोजीशन से खिसक जाते हैं और मॉरिस को वहीं अटका देती है। पहले तो मॉरिस को लगा कि वो यहाँ से निकल जाएगा, पर जैसे ही वो यहाँ से निकलने की कोशिशें शुरू किया तो वो उतना ही ज्यादा फंसता चला गया। तकरीबन 1 घंटों तक मॉरिस वहाँ से खुद को निकालने की कोशिश करता रहा, पर अपसाइड डाउन पोजीशन में वो खुद को निकाल ना सका। मॉरिस अब समझ चुका था कि वो बिना किसी की हेल्प से यहाँ से निकल नहीं सकता। इस वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर उसकी आवाज को सुनने वाला कोई भी नहीं था। यूएसए के क्लीवलैंड में एक केव है जिसका एंट्रेंस बिल्कुल जंगली बिल्ली की मुंह की तरह दिखता है। 5 अक्टूबर 1965 को मेथोडिस्ट चिल्ड्रन होम के 16 यंग लड़के और 3 टीचर क्लीवलैंड के हिंकली रिजर्वेशन पार्क में घूमने के लिए आते हैं, जिसमें से 3 लड़के अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं और कुछ रोमांचक करने के लिए पास में ही मौजूद वाइल्ड कैट केव में घुस जाते हैं। इनका प्लान था केव के अंदर उस मिस्टीरियस चैम्बर तक पहुंचने का जहां आज तक कोई भी नहीं गया था। ये केविंग शुरू करते हैं और जैसे जैसे केव के अंदर जा रहे थे केव धीरे धीरे ठंड और लाइट भी कम होती जा रही थी। क्योंकि मॉरिस आगे था तो उसे सीधा जाने की बजाय लेफ्ट टर्न ले लेता है और यहीं से अपने दोस्तों से वो अलग हो जाता है। अब वो जिस सेक्शन में आगे बढ़ रहा था वो सेक्शन बहुत ही नैरो और टफ होता जा रहा था, क्योंकि वो जिस पैसेज में आगे बढ़ रहा था वो कोई केव की पैसेज नहीं बल्कि केव के अंदर दरार था और बिना ये जाने मॉरिस उसी दरार में आगे बढ़ता जा रहा था। वो समझ रहा था कि वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है जहाँ उसे एक बड़ा चैम्बर मिलेगा जहाँ से वो घूमकर केव से निकल सकेगा। वो जितना उस दरार में घुसता जा रहा था उसके लिए चीजें भी उतनी ही मुश्किलें होती जा रही थी। मॉरिस उस दरार में रेंगते हुए इस पॉइंट तक अब आ चुका था जहां दरार के दोनों साइड तो स्लिपरी पत्थर पड़े थे और यहां से आगे जाना नियर टू इम्पॉसिबल था। पर फिर भी मॉरिस यहां से आगे जाने की हिम्मत जुटा लेता है इस उम्मीद में कि जस्ट इसी के आगे वो मिस्टीरियस चैम्बर है जहां से वो मुड़ सकता है। खैर मॉरिस के पास यहां से आगे जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इस समय तक वो इतने नैरो और पतले रास्ते में फंस चुका था जहां से उसके लिए मुड़ना भी इम्पॉसिबल था। मॉरिस अपने बॉडी को स्क्वीज करके दोनों पैरों के सहारे पत्थरों के बीच से आगे ले जाने की कोशिश करने लगता है और जस्ट उसका एक हाथ आगे गया ही था कि दोनों पत्थर अपनी पोजीशन से हिल जाते हैं और मॉरिस को वहीं अटका देती है। क्योंकि मॉरिस अप डाउन पोजीशन में था तो वो जितना ज्यादा हिलने की कोशिश करता है पत्थर उसे उतना ही जोर से दबाता है, पर मॉरिस हार नहीं मानता है। वो गहरी सांस लेता है और आगे जाने की कोशिश करने लगता है और तकरीबन 1 घंटों तक लगातार कोशिश करने के बावजूद जब उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो अब जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पर क्योंकि उसके दोस्त पहले ही उससे पिछड़ चुके थे तो उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। जमीन से 60 फीट नीचे मॉरिस की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। घंटों बीत जाते हैं पर उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। दोनों दोस्त घंटों पहले केव से बाहर निकल चुके थे पर मॉरिस अब तक नहीं आया था, जिसे लेकर दोनों दोस्त काफी ज्यादा घबराए हुए थे। कुछ और समय तक देखने के बाद जब मॉरिस केव से बाहर नहीं आता है तो दोनों दोस्त जाकर बस में अपनी टीचर्स को ये बात बता देते हैं। बस में मौजूद 3 टीचर्स में से एक टीचर विलियम पोवेल था। विलियम दोनों बच्चों को लेकर केव में घुसता है और उस दरार की
और मुड़ जाता है जिस दरार में मॉरिस फंसा हुआ था। वो जैसे ही दरार में आगे जाता है उसे मॉरिस की बहुत ही पतली आवाज आनी सुनाई देती है। विलियम और अंदर घुसता है और एक पॉइंट के बाद वो रुक जाता है क्योंकि आगे जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। पर एक अच्छी बात ये थी कि विलियम मॉरिस के इतने करीब पहुंच चुका था कि उसे मॉरिस के पैर अब नजर आ रहे थे। वो मॉरिस से तकरीबन 10 फीट ही दूर था। विलियम मॉरिस से बात करने की कोशिश करता है और उसे मोटिवेट करता है कि हम तुम्हें निकाल लेंगे। खैर मॉरिस केव से बाहर निकल जाता है और फायर फाइटर की टीम को बुला लेता है। फायर फाइटर टीम का प्लान सिंपल था। वो केव के अंदर घुसेंगे और मॉरिस को कंफर्टेबल रखेंगे क्योंकि रेस्क्यू का सारा दारोमदार मॉरिस पर ही टिका हुआ था। इसके लिए रेस्क्यू टीम ने एक पर्सन को मॉरिस के पास भेजते हैं ताकि वो अपनी बातों से मॉरिस को उलझा कर रख सके, ताकि इधर फायर फाइटर टीम अपना प्रॉपर एक प्लान तैयार कर सके। सबसे पहले रेस्क्यू टीम केव के अंदर जगह जगह पर लाइट बल्ब इंस्टॉल करते हैं और मॉरिस के पास एक हीटर भी लगाते हैं ताकि उसे गर्म रखा जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी तो वहाँ एक पाइप के जरिए उसे ऑक्सीजन सप्लाई भी दी जाने लगी। शाम के 6 बज चुके थे और उसे वहाँ फंसे 6 घंटे बीत चुके थे और इस टाइम तक ये न्यूज पूरे अमेरिका में ट्रेंड कर रही क्योंकि अमेरिका में ऐसी घटना सेकेंड टाइम हो रही थी आफ्टर फ्लॉयड कॉलिंग्स इन 1925। हालांकि फ्लॉयड कॉलिंग तो रेस्क्यू के दौरान मारा गया, बट लेट्स सी मॉरिस के साथ क्या होता है। सो रेस्क्यू टीम रेडियो पर एक अनाउंसमेंट करते हैं, ऐसा कोई शख्स जो साइज में छोटा हो, कम क्लोस्ट्रोफोबिक हो और इस शहर से हो, प्लीज जल्द से जल्द क्लीवलैंड हिंकली रिजर्वेशन आए, इट्स इमरजेंसी। नेक्स्ट डे 7 AM मॉरिस अप डाउन पोजीशन में बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। उसके दोनों पैर सून पड़ चुके थे, हार्ट बीट भी स्लो हो रही थी, उसकी कंडीशंस क्रिटिकल होती जा रही थी। और इधर रेस्क्यू टीम इस होप में बैठी थी कि कोई ऐसा पर्सन मिले जो स्ट्रॉन्ग भी हो और छोटा भी। क्लीवलैंड में एक पर्सन था एंड्रयू, जिसके 2 बच्चे थे, 15 साल का माइक और 13 साल का जेरी। वो घर पर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था और रेडियो पर स्लो वॉल्यूम में यही न्यूज चल रहा था। जब एंड्रयू रेडियो पर ये न्यूज सुनता है तो उसे लगता है कि शायद वो इसमें कुछ मदद कर सकता है। एंड्रयू नहीं बल्कि उसके दोनों बच्चे। वो अपने दोनों बच्चों को कार में बैठाता है और वहाँ ले जाने लगता है और सुबह 9 बजे तक वो केव के पास पहुँच जाते हैं और रेस्क्यू टीम से मिलते हैं। रेस्क्यू टीम के परमिशन के बाद माइक और जेरी केव में घुसते हैं। माइक आगे एक ग्लिसरीन सॉल्यूशन लिए कुछ देर बाद मॉरिस के पास पहुंचता है और पूरे फ्लोर को, यहाँ तक कि उसके पैरों और पूरे जैकेट को उस सॉल्यूशन से नहला देता है ताकि स्लिपरी क्रिएट किया जा सके। इस समय तक केव में पुलिस सिस्टम भी इंस्टॉल हो चुका था तो माइक मॉरिस के पैरों को रस्सियों से बांधता है और बाहर निकलकर खींचने को कहता है। रेस्क्यू टीम जैसे ही रस्सी को खींचती है मॉरिस दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। बट गुड थिंग मॉरिस अपनी जगह से 6 इंच घिसक चुका था और जैसे ही मॉरिस इससे आगे पुश होता है तो रस्सी उसके पैरों से छूट जाता है और दोबारा से वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाता है। माइक दोबारा से केव में घुसता है और एक बार फिर मॉरिस के पैरों पर रस्सी बांधकर बाहर निकल आता है। इस तरह कई अटेम्प्ट करने के बाद फाइनली 26 आवर तक अपनी जिंदगी की सबसे हॉरिफाइंग आवर्स गुजारने के बाद मॉरिस केव से जिंदा बाहर निकल आता है। सो गाइस, ये थी स्टोरी वाइल्ड कैट केव डिजास्टर की। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।